हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अरुण कुमार आज की इस वीडियो में आप लोगों से बातचीत करने वाला हूं कुछ विटामिन्स के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे शरीर में विटामिन्स की बड़ी ही ज़रूरत होती है। लेकिन ये विटामिन कितने होते हैं और इन विटामिन्स के रासायनिक नाम क्या क्या होते हैं, इनकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं और कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिनसे हमें विटामिन्स की प्रचुर मात्रा मिल सकती है, वो सभी डिस्कशन हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। और बेटा मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आपका हेल्पफुल होने वाला है आपके किसी भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए। किसी भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो एग्ज़ाम एसएससी का हो, चाहे वो एग्ज़ाम आपका किसी भी अदर स्टेट का हो या अपने स्टेट यूपी का हो, या फिर वो एग्ज़ाम आपका कह सकते हैं हमारे किसी भी स्तर पर हो, और उस स्तर के या एक दिवसीय स्तर के एग्जाम में विटामिन से बनने वाले प्रत्येक प्रश्न को फतेह हम करेंगे। ठीक, एसएससी से कोई भी एग्जाम हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, विटामिन से क्वेश्चन बनते हैं तो उनको हम क्लियर करके रहेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से समझते चलेंगे। क्वेश्चन तो नहीं कहूंगा, कॉन्सेप्ट कहूंगा। ठीक, कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, तो एक एक कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझते चलेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि भैया विटामिन में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमारे शरीर को फायदा मिल रहा है। बात समझ में आई? चलिए मेरे शेर, शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हर एक पॉइंट को बहुत ही तरीके से समझने की कोशिश करें। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें कि विटामिन की खोज कब की गई और किसके द्वारा की गई। तो विटामिन की खोज 1881 में 1881 में लूलिन नामक एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा की गई थी। अब आप कहेंगे नहीं सर, हमने तो कुछ और पढ़ रखा है, हमने 1912 पढ़ रखा है। तो आओ मैं तुम्हें वहां भी लेके चलूंगा, चिंता की कोई बात है नहीं। ठीक, अब यहां पर एक चीज ये समझेंगे कि लूनिन जो वैज्ञानिक थे, इनकी खोज की पुष्टि किसने की थी। तो पुष्टि की थी इज़क मैन ने। किसने की है बेटा? इज़क मैन ने पुष्टि की है। उसके बाद यहां देखें कि विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, भाई विटामिन की खोज तो लूनिन ने कर दी, लेकिन विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया है वो फुंक नामक वैज्ञानिक ने किया है। किसने किया बेटे? फुंक नामक वैज्ञानिक ने किया है। ये नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, फुंक नामक वैज्ञानिक ने किया है, जो कि 1912 में इन्होंने इस विटामिन शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। ठीक है, पहली बार प्रयोग किया था। बात समझ में आ रही है? अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हमें बताता है कि हॉपकिंस हॉपकिंस नामक कौन वैज्ञानिक। तो हॉपकिंस नामक भी एक और वैज्ञानिक हुए जिन्होंने फुंक के साथ मिलकर विटामिन्स का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। भाई विटामिन के लिए प्रिंसिपल दिया, विटामिन हमारे शरीर के लिए ज़रूरी क्यों है, विटामिन की प्रचुर मात्रा हम कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, वो सारी बातें तो हम वीडियो के अंदर करने वाले हैं डिस्कस। लेकिन ये सिद्धांत क्या होता है? तो विटामिन का सिद्धांत से मतलब ये है, आप इस बात को समझिएगा कि हम बहुत सारे विटामिन अपने शरीर में लेते हैं, लेकिन ये होता क्या है कि हमारा शरीर इन विटामिनों का संग्रहण नहीं कर पाता है। संग्रहण ना करके हमारे शरीर के द्वारा इन विटामिन का उत्सर्जन भी कर दिया जाता है। जब हम भोजन करने के बाद मलत्याग करते हैं या मूत्रोत्सर्जन करते हैं, तो उस समय विटामिन का उत्सर्जन भी हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन होता क्या है कि हम अपने शरीर में विटामिन का बैलेंस बनाकर रख पाएं, विटामिन का बैलेंस बनाकर रख पाएं, उस बैलेंस की वजह से हमें अन्य प्रकार के या अन्यत्र प्रकार के भोजन लेने पड़ते हैं, जिनसे अलग अलग हमें विटामिन प्राप्त होते हैं। ठीक, हर एक विटामिन का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। आइए आगे चलते हैं और समझते हैं। बेटा इस बात को याद रखना कि विटामिन जो है वो कैसे एक सरल कार्बनिक यौगिक होते हैं, एक कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। और ये जो कार्बनिक यौगिक हैं वो क्या करते हैं? ये ऊर्जा का उत्पादन नहीं करते हैं। जी हाँ मेरे बच्चों, ये जो लिखा है, ये लिखा है ऊर्जा का उत्पादन नहीं करते हैं। बात समझ आ रही है? ऊर्जा का उत्पादन नहीं करते हैं, तो ये करते क्या है? तो विटामिन का काम होता है उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक रोल अदा करना। बात समझ आ रही है? मतलब उपापचय क्रियाएं, जितनी भी मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में, जैसे क्या हो सकता है मेटाबॉलिज्म में? श्वसन करना, धड़कन, ये सारी मेटाबॉलिज्म क्रिया तो होती हैं, मैंने बताया पहले भी। तो उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं कौन? विटामिन। ध्यान रखना, ऊर्जा से कोई संबंध इनका नहीं होता। और बार बार एग्जामिनर आपसे पूछ रहा होता है कि बताओ
ऊर्जा का फॉर्मेशन निम्नलिखित में से कौन नहीं करता है? तो ऑप्शन में विटामिन लिखा हुआ होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। अब मानव शरीर में कितने विटामिन पाए जाते हैं बेटा? तो ध्यान रखेंगे, मानव शरीर में 20 विटामिन 20 विटामिन पाए जाते हैं, जिनकी खोज अब तक हो चुकी है, और आगे भी अगर कोई मिलेगा तो उसको ऐड ऑन कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए आगे समझते हैं। आगे क्या दिया है बेटे, यहां पर समझेंगे एक अगले पॉइंट को। अगले पॉइंट में आपको बताया विटामिन का वर्गीकरण। अब एक्चुअल में विटामिन होते कितने प्रकार हैं, इस बात को हमें समझना है। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो बेटा ध्यान रखेंगे, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। अभी 2 विटामिन कौन कौन से हो जाते हैं? 2 विटामिन कौन कौन से हो जाते हैं? तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। 2 विटामिन हो जाते हैं, एक है जल में घुलनशील विटामिन, एक कौन सा है? जल में घुलनशील विटामिन। और ये जो जल में घुलनशील विटामिन है, ये कौन से होते हैं? तो विटामिन मैं आपको बताऊंगा, टोटल विटामिन कितने होते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं, है ना, पहले। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊं कि जल में घुलनशील और जल में बसा में घुलनशील कौन कौन से हैं। देखो टोटल विटामिन कितने होते हैं, पहले मतलब कौन कौन से हो सकते हैं। एक विटामिन हो सकता है ए, बी, सी, डी, ई, के, ये विटामिन हो सकते हैं। ठीक, यहां पर जो बी विटामिन है, इसके बहुत अलग अलग क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, अलग अलग इसके पार्ट होते हैं, V1, V2, V3, V4, V6, इस तरीके से, है ना। तो टोटल कितने हैं? 13 बी विटामिन है, और बाकी क्या है? ए, सी, डी, ई, के। तो हो गए कितने यहाँ पर? 1, 2, 3, 4, 5 और 13 कितने हो गए? 18। अब इसी में क्या होता है, एक विटामिन एच भी होता है। हालांकि इस विटामिन एच को हम V7 के नाम से भी जान लेते हैं। और भी हमारे ऐसे विटामिन होते हैं जिनको हमें, हमारे लिए तो जानने के लिए जरूरी है कि हाँ कितने 20 हैं, लेकिन ये जानना उनका कोई महत्व नहीं रखता कि उन विटामिन का काम क्या है। अब बी कॉम्प्लेक्स में भी कुछ विटामिन ऐसे हैं जिनको मैं यहाँ पर स्किप करने वाला हूँ। हाँ जी, बिल्कुल स्किप करने वाला हूँ, क्योंकि जहां जहां से क्वेश्चन बनता है वही पढ़ें, फालतू पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। हालांकि उनको कोई नहीं पढ़ता है, उसकी टेंशन मत लो आप लोग। आगे देखें, आगे क्या है? बसा में घुलनशील विटामिन दूसरे कौन से होते हैं बेटे? बसा में घुलनशील विटामिन होते हैं दूसरे वाले। ठीक है, तो 2 प्रकार के विटामिन हमारे शरीर में पाए जाते हैं। एक विटामिन क्या है? एक विटामिन है जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरे विटामिन कौन से हैं? दूसरे विटामिन है वसा में घुलनशील विटामिन। अब ध्यान रखना, आपसे अगर पूछ ले कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो जल में घुलनशील है वी और सी। वी का कोई सा भी पार्ट आ जाए कोई दिक्कत नहीं, वो सब जल में घुलनशील हो जाते हैं। बसा में घुलनशील कौन कौन से हैं? तो ए है, डी है, ई है, के है। इसकी मैं एक ट्रिक बता दूं आपको। तो वसा में घुलनशील विटामिन के लिए ट्रिक आप ध्यान रखेंगे, कीड़ा। कीड़ा, बात समझ में आ गई? देखो कीड़ा लिखा मैंने, KEDA, कीड़ा लिखा। तो कीड़ा क्या है? वसा में घुलनशील है, जल में घुलनशील नहीं है। बात समझ आई? जल में घुलनशील कौन से? बी है और सी है। बताओ, बी और सी है। तो बी और सी, तो BC करके आप याद रख सकते हैं, ये जल में घुलनशील है, और कीड़ा जो है वो वसा में घुलनशील है। जो वसा में घुलनशील है वो जल में घुलनशील नहीं हुआ। अच्छा, घुलनशील का क्या मतलब है सर, ये तो बता दो मुझे। तो मैं तुम्हें बताने वाला हूं बेटा। घुलनशील का मतलब ये होता है कि जैसे आप इस बात को समझिएगा, थोड़ा सा इस बात को थोड़ा समझिएगा कि जल में घुलनशील का मतलब क्या हो सकता है। कि जैसे अगर आपसे एग्जामिनर आपका ये पूछे कि बताओ, सब्जी को धोते समय, सब्जी को अगर धो दिया जाए, सब्जी को धो दिया जाए, सब्जी को धोते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन निकल जाता है? सब्जी को धोते समय, ये सवाल ऐसे पूछा गया है SSC के द्वारा, मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर देता हूं। सब्जी को धोते समय कौन सा विटामिन, कौन सा विटामिन, कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन निकल जाता है। और ऑप्शन क्या है आपके? ऑप्शन लो अभी दे देते हैं, निकल जाता है। ऑप्शन क्या है बेटे? ऑप्शन अभी दे देते हैं। ऑप्शन ये हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई या ऑप्शन सी। क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। क्यों होगा सी? भाई सब्जी को धोंगे किस में? जल में, जल में धोंगे, जाहिर सी बात है। और जब जल में धोंगे तो विटामिन सी जल में घुलनशील होता है, और ये धोते समय निकल जाता है सब्जी से। होता है ना खट्टे पदार्थ, भाई विटामिन सी अधिकतर देखा जाता है खट्टे भोज्य पदार्थों में, ये खट्टे पदार्थों में। तो खट्टे पदार्थ को अगर आप जल में डाल देंगे तो उसका खट्टापन खत्म हो जाता है, निकल जाता है खट्टापन। तो विटामिन सी उसमें घुल गया, निकल गया, घुल के खत्म हो गया। तो इसी का मतलब है जल में घुलनशील, और जो वसा में घुलनशील है वो वसा में घुलनशील।
ADE के, ये जो ADE के है ना, ये बसा में डालते ही खत्म हो जाते हैं, घुल जाते हैं, घुलनशील हो जाते हैं। जबकि B और C यह है, ये सब्जी में, सॉरी पानी में घुलनशील हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं पानी में डालते। बात समझ में आ रही है इतनी कि नहीं आ रही है? चलिए आगे देखेंगे, एक एक अच्छी सी क्लासिफिकेशन कर लिया है हमने। जल में घुलनशील होते हैं कुछ, कुछ बसा में घुलनशील होते हैं। बोलो बेटा बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है भैया लाइक भी कर दो, जल्दी से लाइक भी कर दो, और इस वीडियो को शेयर भी करके आना अपने दोस्तों के साथ। जो लोग और भी है ना तुम्हारे साथ के पढ़ने वाले, उन तक शेयर भी करके आनी है ये वीडियो। ऐसा नहीं कि तुमने खुद देखी काम खत्म बात खत्म, नहीं ऐसा नहीं, शेयर भी करनी है, ठीक। और कमेंट में अपना डाउट अगर कोई रह जाए तो वो पूछ लेना लास्ट में, बाकी जो भी तुम्हें कमेंट में बताना हो बता सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। अब यहां देखो, जल में घुलनशील विटामिन की हम बात करेंगे, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है सर? सभी विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। वैसे तो सभी विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन इसमें एक लिपोइक अम्ल होता है, वो जल में घुलनशील नहीं होता है, ठीक। लिपोइक अम्ल क्या होता है? जल में घुलनशील नहीं होता है। हालांकि देखा जाए तो सभी विटामिन किस में घुलनशील है? जल में घुलनशील है, लेकिन लिपोइक अम्ल जल में घुलनशील नहीं होता, वही क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। तो वी कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे हैं, विटामिन वी कॉम्प्लेक्स। विटामिन वी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से आ जाते हैं? तो सर विटामिन वी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं B1, लो एक बार लिख देते हैं यहाँ पर, बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से आ जाते हैं यहाँ पर हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में। विटामिन वी कॉम्प्लेक्स में आ जाता है B1, B2, B3, B4, V5, V6, V7, B8, V9, V10, V11, यही लिख दो, B12 यही लिख देते हैं, चलो V12 मैं देख लेता हूँ एक बार, है ना। तो B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12, इसको मैं साइड कर देता हूँ। लो अपने आप को मैंने साइड कर दिया, अलग एक तरफ को फेंक दिया। तो जो मैंने ये लिखे हैं B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, यानी कहने का मतलब B1 से लेकर B12 तक, ये सारे के सारे बी कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। बोलो बात समझ में आ गई? ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? बी कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ये सारे के सारे बी कॉम्प्लेक्स कहला रहे हैं, जितने भी V1 से लेकर B12 तक है। लेकिन क्या इसमें हम सब पढ़ेंगे ना? सब नहीं पढ़ेंगे, कुछ ही पढ़ेंगे, थोड़े बहुत पढ़ेंगे, सारे नहीं पढ़ने, ठीक है, सारे नहीं पढ़ने हैं, थोड़े बहुत पढ़ने हैं। और वो तो जो थोड़े बहुत पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं, आओ मैं तुम्हें एक एक करके बताता चलूँ, ठीक है। एक एक करके बिल्कुल अच्छे से क्लासिफाइड करते चलेंगे, कोई घबराने वाली कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। आओ देखें, यहां पर सबसे पहले हम जानेंगे बेटा किसके बारे में? विटामिन B1 के बारे में। B1 जो विटामिन है, इसका रासायनिक नाम आपसे पूछा जाता है, तो रासायनिक नाम ध्यान रखेंगे क्या होता है? थायमीन इसका रासायनिक नाम होता है, ठीक है। क्या होता है रासायनिक नाम? तो रासायनिक नाम थायमीन होता है, थायमीन। और इसकी खोज जो हुई है वो कब हुई है? 1912 में इसकी खोज हुई है, ठीक है। 1912 में क्या हुई है? इसकी खोज हुई है, इस बात को याद रखना तुम लोग। 1912 में इसकी खोज हुई है, बात समझ में आ गई? अब आगे देखते हैं। इसमें शोधरोधी या एन्यूरिन नाम से भी जाना जाता है, इसे कोई दिक्कत नहीं, शोधरोधी नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा शोधरोधी नाम से किस विटामिन को जाना जाता है, तो विटामिन B1 को जाना जाता है। इसके स्रोत क्या है, कहाँ कहाँ से मिल सकता है? तो ये अनाज के छिलकों से मिल सकता है, सोयाबीन से मिल सकता है, मांस और अंडे आदि से मिल सकता है, ठीक। ये ध्यान रखना। PDF तुम लोग डाउनलोड कर लेना, मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेंगे और इसको अच्छे से पढ़ भी लेंगे सारी चीज़ों को। अभी फिलहाल समझ लो। उसके बाद देखो, इसकी कमी से क्या क्या हो सकता है? इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र और पेशियों के कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाती है, जिसमें लकवे की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। और इसकी कमी से हृदय की पेशियां भी क्या हो जाती हैं? छीड़ हो जाती हैं। हृदय की पेशियां भी क्या हो जाती है? कमजोर पड़ जाती हैं हृदय की, ठीक। यहाँ देखो, जिसके कारण से क्या हो सकता है? हृदय की धड़कन तक बंद हो सकती है। हाँ सही में, हृदय की धड़कन तक बंद हो सकती है, बड़ी दिक्कत वाली बात आ सकती है अगर विटामिन B1 की कमी है तो स्रोत क्या है? अनाज के छिलके। अनाज जो हम खाते हैं उसके छिलके, जैसे हम गेहूं खाते हैं तो गेहूं का छिलका जो छानच होती है ना, उसको निकाल के भले से फेंक देते हैं, लेकिन उसमें विटामिन B1 पाया जाता है। या किसी भी प्रकार का अनाज, जैसे हमारा मक्का है, मक्के के छिलके में भी विटामिन B1 है। चावल का छिलका है, उसके भी विटामिन B1 पाई जा रही है। अब कुछ खा सकते हैं, कुछ नहीं खा सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं, ठीक। सोयाबीन से तो खा सकते हैं,
मांस, अंडे, जो लोग नहीं खाते वो कोई दिक्कत नहीं, जो खाते हैं वो उनकी अच्छी बात है। आगे देखो विटामिन बी टू। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम होता है, ध्यान रखेंगे। इसकी कमी से क्लोसिस नामक रोग हो जाता है। अब ये सर क्लोसिस क्या है? तो क्लोसिस है बेटा सफेद बाल का होना और मानसिक दुर्बलता, यानी कि जो मेंटली कमजोरी आ जाता है वो सारी चीजें। ठीक है। मुख्य स्रोत क्या है इसका? मुख्य स्रोत है पनीर, अंडा, दूध, हरी सब्जियां, मांस आदि, ये इसकी मुख्य स्रोत है। आगे देखें विटामिन बी थ्री। तो विटामिन बी थ्री क्या है? रासायनिक नाम इसका ध्यान रखना, निकोटिनामाइड नियासिन, ये इसका पूरा नाम है। निकोटिनामाइड नियासिन एसिड विटामिन बी थ्री का पूरा नाम है। इसकी कमी से चर्म रोग हो सकता है, थकावट, हाथ पैरों में सुन्नता आ सकती है। सुन्नता जो मतलब एकदम बिल्कुल सुन्न हो जाना, है ना। जनन क्षमताओं में भी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। जनन करने की जो क्षमताएं होती हैं उनमें भी कमी हो जाती है। किसकी वजह से? विटामिन बी थ्री की वजह से। बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है इतनी? चलिए आगे चलते हैं, आगे समझते हैं अगला पॉइंट या अगला विटामिन। अगला विटामिन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बी4। बी4, ठीक। तो बी4 कौन सा होगा? एक सेकेंड आगे चला गया थोड़ा, वापस हो जाओ। बी4, बी4 का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखेंगे पेंटोथोनिक, पेंटोथेनिक। इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। पेलाग्रा रोग कैसा? एक तरीके का सूखा रोग होता है, ठीक, पेलाग्रा रोग। अब उसके बाद विटामिन बी5 आता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अनइंपॉर्टेंट है ये, लेकिन इसका पेंटाथोनिक जो है नाम याद रखना है तुम्हें, तो इसके स्रोत वगैरह याद करने की आवश्यकता है नहीं। विटामिन बी5 देखें तो इसका रासायनिक नाम नियासिन होता है। इससे क्या होता है? जीभ और त्वचा पर दाने पड़ जाते हैं। बेटा ये जीभ लिखा है, जीभ, जिभा, जिभा वाला जीभ है ना, जिभा। तो जिभा और त्वचा पर क्या पड़ जाते हैं? दाने पड़ जाते हैं। टंग, चलो टंग लिख देते हैं इंग्लिश में, यहाँ लिख देते हैं TOUNGE, टंग। तो जीभ पर और जीभ और त्वचा यानी कि स्किन पर क्या हो जाते हैं? दाने दाने पड़ जाते हैं विटामिन बी5 की कमी से। पेलाग्रा रोग इसमें भी होता है। इसका स्रोत ध्यान रखना, मांस, मछली, अंडे, दूध, फलियां, जो फलियां होती है ना हरी सब्जी की फलियां वाली आदि, ठीक। चलिए आगे देखें। आगे दिया है विटामिन बी6। बेटा विटामिन बी6 का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछे तो पायरिडॉक्सिन रासायनिक नाम याद रखेंगे। उसके बाद इसकी कमी से एक एनीमिया रोग हो सकता है जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है, चर्म रोग हो सकता है, पेशियों में ऐंठन आ सकती है आदि जैसे रोग हो सकते हैं। इसका मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत याद रखें, खमीर है, मांस है, मछली है आदि। विटामिन बी7 की बात करें तो बी7 का रासायनिक नाम होता है बायोटिन। मैं इसका ना एक ट्रिकी वीडियो बना के दूंगा आप लोगों को कि किन किन विटामिन का कौन कौन सा रासायनिक नाम होता है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो मिल जाएगा, ठीक। त्वचा रोग इसमें क्या हो सकता है? त्वचा रोग हो सकता है, कमजोरी आ सकती है, बालों का झड़ना, इसमें ये भी एक बीमारी है विटामिन बी7 की वजह से। इसमें आपको किस किस चीज़ों से रिलीफ मिल सकता है? तो सब्जियों से रिलीफ मिल सकता है, मूंगफली से रिलीफ मिल सकता है, मांस से, अंडों से आदि में ये विटामिन बी7 पाया जाता है, उनसे रिलीफ मिल सकता है, आराम मिल सकता है। तो उनका सेवन आप कर सकते हैं बेहतर तरीके से। इसके बाद देखते हैं विटामिन बी9। तो विटामिन बी9 कौन सा है बेटा? विटामिन बी9 का रासायनिक नाम होता है फॉलिक एसिड। क्या नाम है इसका? फॉलिक एसिड रासायनिक नाम है। इससे क्या होता है? मानसिक शक्ति कमजोरी, रक्त अल्पता, पेचिस आदि हो सकती हैं, ये बीमारियां हैं, इसकी कमी से हो सकती हैं। इसके बाद इसका स्रोत क्या है? तो हरे पत्तेदार सब्जियां, पालक, फलियां, जिगर, सोयाबीन, ईस्ट, कलेजी आदि। ये इसके ईस्ट खमीर है। ईस्ट क्या है? खमीर, ये वाला ईस्ट, ठीक। तो ये इसके क्या है? विटामिन बी9 के क्या है? ये स्रोत हैं, यहाँ से आपको प्राप्त हो सकता है। उसके बाद देखते हैं विटामिन बी12। ये देखो बी9 बी12 डायरेक्ट बी12 आ गए, तो जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम पढ़ ही नहीं रहे, बात खत्म, ठीक। उसको हम पढ़ ही नहीं रहे, तो डायरेक्ट बी12 हम पढ़ेंगे। बुक्स में भी अगर आप देखें तो ये चीज़ें लिखी हुई मिलती है, इससे ज़्यादा कुछ मिलेगा ही नहीं। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सब कुछ आपको मिल जाएगा किताब में, इससे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई मेरी? आगे देखो, इसका रासायनिक नाम क्या होता है बच्चा? इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम है बी12 का। शारीरिक वृद्धि के लिए यह आवश्यक विटामिन है। रक्त में क्षीणता इससे हो जाती है और इसकी कमी से मांस, मछली, अंडे, दूध, पनीर आदि में ये पाया जाता है, वहां से ये विटामिन बी12 मिल जाता है। अब आगे देखें, अगला कौन सा विटामिन होगा हमारा? विटामिन सी हो जाएगा अगला वाला, ठीक।
विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम देखें तो इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या नाम है बेटा? एस्कॉर्बिक अम्ल। मैं बता रहा हूँ ना आपको, पूरा एकदम याद करना है आपको बहुत अच्छे से, कुछ डिफिकल्ट चीज़ें नहीं होती हैं इसमें, ठीक। एस्कॉर्बिक अम्ल इसका विटामिन का रासायनिक नाम होता है। ये क्या करता है? ये आरबीसी के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेता है। आरबीसी जानते हो ना, रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पोसेल इसको हम बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पोसेल इसको हम बोलते हैं, ठीक है, आरबीसी। तो आरबीसी क्या करता है? आरबीसी के निर्माण में सहायक है कौन? विटामिन सी। क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए आरबीसी के निर्माण में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन सी सहायक होता है। उसके बाद ध्यान रखिए, स्कर्वी नामक रोग भी क्या हो जाता है? इसकी कमी से हो जाता है, जिसमें क्या होता है, घाव आसानी से भर नहीं पाता और शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली, जनन क्षमता, वो सारी की सारी कमजोर हो जाती हैं। दांत भी इसमें कमजोर हो जाते हैं। स्कर्वी रोग में क्या होता है? देखो ये जो मसूड़े ना, मसूड़े ये फूल जाते हैं, पस आने लगता है, तो दांत कमजोर हो जाते हैं, उनकी जड़ें हिल जाती हैं। जब जड़ें हिल जाती हैं, दांत कमजोर हो जाते, गिर सकते हैं, बाहर आ सकते हैं, भाई मसूड़े खराब हैं। तो ये सब विटामिन सी की कमी से होता है। इसके देखो स्रोत बड़े अच्छे अच्छे हैं। नींबू खाना चाहिए बहुत अच्छे से। संतरे हैं, मौसम में हरी सब्जी, संतरे मौसम में संतरे, मौसमी है वैसे, कायदे में मौसमी लिखा है, ठीक है, लो इसको कर देते हैं अभी, मौसमी लिखा है। हरी मिर्च टमाटर, हरी सब्जी आदि, ठीक। ये सारे क्या है? इसके स्रोत हैं, यहाँ से हमें विटामिन सी मिलता है। तो विटामिन सी का भी आपको क्या करना है? सेवन करना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है बेटा? विटामिन सी का भी क्या करना है आपको? सेवन करना है, बहुत अच्छे से समझनी है सारी चीज़ें। आगे देखें, अगला क्या हो जाएगा? अब वसा में घुलनशील विटामिन, अभी तो हमने कौन से देखे? जल में घुलनशील विटामिन। अब हम देख रहे हैं वसा में घुलनशील विटामिन, जो वसा में घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, वसा में खो जाते हैं, ऐसे समझो, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले इसमें कौन सा आता है? विटामिन ए आता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। इसका संश्लेषण कहाँ से होता है? तो कैरोटीन रंजक से इसका संश्लेषण होता है। अब सर ये कैरोटीन रंजक कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जैसे गाजर है ना, गाजर, तो गाजर में क्या पाया जाता है? कैरोटीन रंजक पाया जाता है, कहा जाता है ना। देखो इसकी कमी से एक रोग होता है जिसको रतौंधी कहते हैं, रात में दिखना बंद, शाम होते होते दिखना बंद होने लगता है। अरे सर रात में तो हमें भी नहीं देखेगा अगर लाइट बंद कर दे। लाइट बंद करने की जरूरत नहीं है, लाइट भी जली रहेगी तब भी नहीं देखेगा, सूर्य के प्रकाश में देख सकता है बस व्यक्ति। तो वो रोग है रतौंधी, है ना, रतौंधी। तो रतौंधी में क्या होगा? शिशुओं की वृद्धि भी रुक जाती है इसमें, रतौंधी में दिखना बंद हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक। तो शिशुओं की वृद्धि भी रुक जाती है। तो दो इसमें क्या है? प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ब्लाइंडनेस लिखा है यहाँ पर। दो प्रॉब्लम हो सकती हैं, एक नाइट ब्लाइंडनेस, दूसरा शिशु की वृद्धि रुक जाना। वृद्धि रुक जाने का मतलब क्या है? कि भाई उनकी जो क्या कह सकते हैं आप, उनका जो विकास है वो नहीं हो पाता अच्छी तरीके से, है ना, नाइट। चलिए आगे देखो, अब क्या होता है? इनका स्रोत क्या हो सकता है? तो दूध, मक्खन, अंडे, मछलियां आदि इनके स्रोत हैं। मछलियों का तेल बड़ा अच्छा स्रोत होता है, किसका? विटामिन ए का। कैरोटीन रंजक जो गाजर है वो तो है ही है स्रोत। जब लोगों को आंखें कमजोर होने लग जाती है तो गाजर खाने की सलाह दी जाती है, पालक खाने की सलाह दी जाती है। तो पालक से भी क्या मिलता है? विटामिन ए मिल जाता है। पालक से भी, लो यहाँ पर लिख देते हैं, पालक से भी विटामिन ए मिलता है। यकृत में ये संचित रहता है और आंत श्लेष्मा में भी संचित रहता है, उसकी कोशिकाओं में संचित रहता है, ठीक। आगे क्वेश्चन देखें, अगला, या अगला पॉइंट देखें तो विटामिन डी। विटामिन डी क्या है बेटा? तो विटामिन डी कैल्सीफेरोल, ये दो प्रकार का होता है। ये इसका जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरोल है, जो दो प्रकार का हो सकता है। एक है आर्गो कैल्सीफेरोल, दूसरा है कोली कैल्सीफेरोल। कोली कैल्सीफेरोल का संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिकाओं के द्वारा कर लिया जाता है। कहाँ से? सूर्य के प्रकाश से, सनलाइट से। तो सनलाइट से या सूर्य के प्रकाश से कैल्सीफेरोल या कोली कैल्सीफेरोल यानी कि विटामिन डी का संश्लेषण हमारी सेल्स, हमारी कोशिकाएं कर लेती हैं, जीव की कोशिकाएं कर लेती हैं। कुछ विटामिन डी का काम क्या होता है सर? विटामिन डी का काम ये होता है कि ये आहार नाल, जो भोजन होता है, भोजन हम खाते हैं इस तरीके से, यहाँ पर जैसे पाचन तंत्र हमने आपको पढ़ाया, तो पाचन तंत्र में बताया था कि ये क्या है? आहार नाल है। ये क्या है? आहार नाल है। और इस आहार नाल के साथ जुड़ी होती हैं आगे हमारी और भी चीज़ें, जैसे यहाँ पर ये इस तरीके से, है ना, आमा से, अग्ना से, ये सब जुड़ा होता है। फिर उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। यहाँ पर मैं रफली डायग्राम बना दे रहा हूँ। ये बड़ी आंत हो गई, ठीक, ये गुहा हो गया इधर, यहाँ पर किडनी हो गई,
किडनी, ये किडनी हो गई, ये इस तरीके से पित्ताशय हो गया, ये अग्नाशय हो गया यहाँ पर। तो ये है आहार नाल, ये क्या है, आहार नाल है। इस आहार नाल में क्या होता है, विटामिन डी एक काम करता है। और विटामिन डी क्या काम करता है बेटे, ध्यान रखेंगे, ये विटामिन डी भोजन से फॉस्फोरस और कैल्शियम का अवशोषण करता है। जो भी हम खाते हैं उससे फॉस्फोरस और कैल्शियम का अवशोषण करने का काम ही कौन कर रहा है, विटामिन डी, यानी कि कैल्सीफेरोल कर रहा है। और कैल्सीफेरोल मिल कहाँ से रहा है, सूर्य के प्रकाश से मिल रहा है। इसमें क्या होता है, हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण विटामिन है। क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला कि हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण विटामिन कौन सा है, तो हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण विटामिन है विटामिन डी। इसकी कमी से क्या होता है, बच्चों में सूखा रोग हो जाता है, हड्डियां कमजोर पड़ने लग जाती है, लचीली हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है बच्चे की। तो सूर्य का प्रकाश ही बहुत जरूरी होता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक, इस बात को ध्यान रखना। अब आगे देखो, इसका स्रोत जैसे कि मैंने बताया, सूर्य का प्रकाश तो है ही है, लेकिन इसका स्रोत और भी क्या है, इसका स्रोत और भी क्या है, अंडे हैं, अंडे खाने से भी ठीक हो जाता है, जिगर है, मछली का तेल आदि, ये इसका स्रोत है। ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले इसको थोड़ा सा स्क्रीन पर फिट कर देते हैं। ये हमने कर दिया स्क्रीन पर फिट, चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखो मेरे बच्चे, विटामिन ई, अभी एक विटामिन और बचा है, विटामिन के, उसके बाद वीडियो खत्म हो जा रही है, टेंशन मत लो तुम लोग, है ना। विटामिन ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है मेरे शेर, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है, टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। और इसकी कमी से क्या होता है, स्त्री और पुरुष दोनों में बंध्यता उत्पन्न हो जाती है। बंध्यता का मतलब क्या, नपुंसकता के लक्षण उत्पन्न होने लग जाते हैं। पुरुष में शुक्राणु और शुक्रजनन नलिका प्रभावित होती है। शुक्राणु और शुक्रजनन नलिका, जो दो चीजें प्रभावित होती हैं, एक शुक्राणु और दूसरा शुक्रजनन नलिका, यानी कि स्पर्म और जो नलिका है वो, ठीक। उसके बाद जबकि स्त्रियों में क्या होता है, निषेचन के कुछ समय बाद ही भ्रूण नष्ट हो जाता है। निषेचन जैसे ठहराव होते हैं तो उसके बाद ही क्या हो जाता है, भ्रूण नष्ट हो जाता है विटामिन ई की कमी से। तो ये विटामिन ई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखें तो इसके स्रोत क्या हैं, इसके स्रोत है तेल, गेहूँ, सोयाबीन, अंडा। ये सब चीज़ें खाने से ये सारी बीमारियाँ, ये सारी जो कमियाँ हैं विटामिन ई की वजह से होने वाली, वो दूर हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, आगे देखो, अगला दिया है आपको विटामिन के। तो बेटा विटामिन के ध्यान रखेंगे, इसका रासायनिक नाम होता है नेफ्थोक्यूविनॉन। नेफ्थोक्यूविनॉन, ये इसका रासायनिक नाम है। ये क्या करता है, ये रक्तस्राव रोधी विटामिन है, रक्तस्राव रोधी विटामिन है, क्योंकि यह प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में भाग लेता है। प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है एक रक्त का थक्का जमने में मदद करने वाला प्रोटीन। मैंने आपको बताया जब ब्लड पढ़ा है ऑफलाइन क्लासेस में, हालांकि अभी यूट्यूब पर नहीं पढ़ाया है ब्लड, पढ़ाएंगे किसी दिन, बहुत अच्छे से समझाएंगे। ब्लड दो पार्ट से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा से और सेल से, प्लाज्मा और सेल से, ठीक। प्लाज्मा भी किन किन चीज़ों से, ये प्रोटीन से, वाटर से और खनिज से मिलकर बना होता है। प्रोटीन, वाटर और खनिज से मिलकर बना होता है, मिनरल से मिलकर बना होता है। तो यहीं पर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। इसके निर्माण में भाग लेता है कौन, विटामिन के। प्रोथ्रोम्बिन का काम होता है रक्त का थक्का जमने में मदद करना। अगर कोई चोट लग जाए तो ब्लड फ्लो होता रहेगा, जाहिर सी बात है, ब्लड फ्लो होगा तो उस ब्लड फ्लो को रोकने का काम करता है कौन, विटामिन के। ये जरूरी हैं, भोजन के साथ हम इनको खाते हैं, भोजन के साथ हम इनको लेते हैं और ये निकल भी जाते हैं उत्सर्जन के माध्यम से, ठीक है। तो समय समय पर भोजन अच्छा जो हम करते हैं ना, उससे समय समय पर मिलते रहते हैं। हालांकि भोजन हमेशा स्वस्थ ही करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। बहुत लोग गलत भोजन करते हैं। गलत भोजन ये नहीं कि गलत भोजन का मतलब ये है कि साहब बासी खा रहे हैं ना। गलत भोजन का मतलब है कि चाउमीन, बर्गर, ये सारी चीज़ें फालतू की चीज़ें खा रहे हैं, जो बाहर ये जो होती है ना बेकार सी स्टिकी चीज़ें, वो नहीं खानी चाहिए, ठीक। तो मुख्यतः क्या किस किस से मिलता है, तो टमाटर से, गोभी से, सोयाबीन से, कलेजी से, पनीर से, अंडे की जर्दी से, हरे पत्तेदार सब्जियों में विटामिन के पाया जाता है और यहाँ से विटामिन के मिल जाता है। बात समझ आ गई आप लोगों को, बात समझ में आ गई। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो ये आपका विटामिन का या विटामिन से रिलेटेड एक वीडियो था। और इस विटामिन से रिलेटेड वीडियो को अगर आपको ज़रा सा भी समझ में आया है तो फटाफट से इसको शेयर कर देंगे और इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप लोग पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ वीडियो भी मैं आपको देने वाला हूँ, जो कि विटामिन से रिलेटेड होगा। तो उसको भी आप अटेंड करेंगे, देखेंगे, समझेंगे कैसे कैसे सवाल बनता है। और एक बात ध्यान रखेंगे कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके अपना कोई भी सुझाव है तो वो हमें बता सकते हैं, ठीक। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग लास्ट में ना।
बाय।